इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या सदैव संतुलित होता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम में होता है। और जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो दो तरह से हम इसको सोच सकते हैं। वास्तव में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जो एक निश्चित समय अवधि में समस्त लेन देन होता है उसका लेखा होता है। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें समस्त लेन देन लिखे होते हैं और लेन देन है तो एक पक्ष प्राप्तियों का होगा, दूसरा पक्ष भुगतान का होगा। और जब हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस्ड होता है, क्या इसका मतलब है कि जो रिसीट का पक्ष है या जिसको हम एसेट्स या क्रेडिट्स कहते हैं वो पेमेंट वाले पक्ष या लायबिलिटी वाले पक्ष या उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं डेबिट वाले पक्ष के बराबर होता है। तो जब हम इस दृष्टि से बात करते हैं तो दो धारणाएं उत्पन्न होती हैं। एक को हम कहते हैं कि क्या इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम लेखे की दृष्टि से देखते हैं या अकाउंटिंग सेंस में देखते हैं या फिर हम इसको वास्तविक रूप में देखते हैं या एक्चुअल प्रैक्टिस से कैसा है ऐसे देखते हैं। तो एक रियल सेंस में देखेंगे, एक्चुअल सेंस में देखेंगे और एक में हम इसको लेखे की दृष्टि से देखेंगे या अकाउंटिंग सेंस या अकाउंट की दृष्टि से देखेंगे। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसी एक देश का पूरे विश्व के साथ भी प्रदर्शित किया जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को दो देशों के मध्य भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जब हम कहते हैं कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो इसका मतलब है कि विश्व के समस्त देशों के साथ जो हमारा लेन देन हुआ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। लेकिन अगर हम कहें कि भारत और इंग्लैंड का के मध्य जो लेन देन हुआ है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो इसका मतलब है कि ये केवल दो देशों के मध्य होने वाले समस्त लेनों देनों के विवरण को प्रस्तुत है। तो यहाँ जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं उसको समझने के पहले हमें एक अन्य पहलू पर भी विचार करना होगा। हमने इसी चैनल पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है और जिसमें हमने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की मदों को दो भागों में विभाजित करने का प्रयास किया था। और एक मद को कहा जाता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनोमस आइटम्स और जो दूसरा विभाजन है वो है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या एकोमोडेटिंग आइटम्स या इसको हम इक्विलिब्रेटिंग आइटम्स भी कहते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि आप उस वीडियो को पहले पढ़ लें और देख लें कि ये ऑटोनोमस या जिसको हम स्वायत्त लेन देन कहते हैं ये क्या होता है या स्वायत्त मदें क्या हैं और जो एकोमोडेटिंग हैं या जो संतुलनकारी मदें हैं वो क्या हैं। और वहाँ विस्तार से हमने देखा है कि ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ऐसे लेन देन जो लोग स्वतः करते हैं अपने हितों को दृष्टि में रखते हुए, चाहे वो लेन देन
वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात से संबंधित हो, चाहे वो पूंजी विनियोजन के संबंध में हो, चाहे वो ऋण लेने देने के संदर्भ में हो। ये सारे जो लेन देन होते हैं ये अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता, विनियोजनकर्ता या ऋण देने वाला या ऋणदाता या उधार लेने वाला, ये सारे लोग अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो दूसरे देशों के साथ लेन देन करते हैं उन लेन देनों को हम कहते हैं कि ये स्वायत्त हैं, अपने आप हो रहे हैं। और अपने आप का मतलब ये है कि अपने अपने लाभ को अधिकतम करने या लक्ष्य उद्देश्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से सारे लोग अपने तरह के निर्णय लेते हैं। ऐसे सारी मदों को हम स्वायत्त कहते हैं। लेकिन जब ये लेन देन होते हैं तो ये देखा जाए कि समस्त विश्व से हमारा कितना लेन देन हुआ है, तो उसमें हम प्राप्तियों और भुगतानों को देखने का प्रयास करते हैं। अब वहाँ पर ये हम देखेंगे कि क्या जो ये समस्त लेन देन हुए हैं जिनको हम स्वायत्त कह रहे हैं, सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में जो हुए हैं, क्या उनका प्राप्ति पक्ष और भुगतान का पक्ष दोनों बराबर हैं? यदि दोनों बराबर हों तो कहा जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो बैलेंस्ड है या इक्विलिब्रियम है। तो ये हुआ कि जिसमें बराबर हो। और अब अगर हम कहते हैं कि भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों को जब हम तो दो खातों के रूप में दिखाते हैं, एक को हम कहते हैं कि ये हमारा करेंट अकाउंट है और ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या करेंट अकाउंट के लेन देन बराबर होने चाहिए और कैपिटल अकाउंट के लेन देन अलग अलग बराबर होने चाहिए? अगर ये अलग अलग बराबर हो जाए तो एक स्थिति ऐसी हो सकती है, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत कठिन है। और यदि ऐसा नहीं है तो बैलेंस कैसे होगा? और वैसी स्थिति में ये हो सकता है कि जो करंट अकाउंट है उनमें जितने लेन देन हुए हैं उन लेन देनों को हम देख लें, और वैसी स्थिति में करंट अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है, दोनों बराबर नहीं हैं, भुगतान और प्राप्ति के पक्ष, तो या तो सरप्लस की स्थिति होगी या तो डेफिसिट की स्थिति। अब अगर सरप्लस की स्थिति है तो जो पूंजी खाता और चालू खाता दोनों के जोड़ कर करके जो संतुलन हम देखने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर है कि अगर चालू खाते में सरप्लस है तो पूंजी खाते में घाटा होगा, तभी बराबर होगा दोनों। और ये जिसका विपरीत हो कि चालू खाते में डेफिसिट है, घाटे की स्थिति है, तो इसका मतलब है कि जितना घाटा यहाँ हुआ है उतनी उसकी प्रतिपूर्ति जो है वो पूंजी खाते से होनी चाहिए, अर्थात पूंजी खाते में जो लेन देन है वो अतिरेक में होने चाहिए। और दोनों मात्राएं यदि बराबर हो, मतलब चालू खाते के अतिरेक को पूंजी खाते के उतनी ही राशि के घाटे से हम बराबर कर दें या हो जाए, या पूंजी खाते के घाटे को, इसको चालू खाते के घाटे को पूंजी की खाते के अतिरेक से संतुलित कर दिया जाए या हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि ये संतुलन केवल स्वायत्त मदों के माध्यम से ही होंगी, और यदि ऐसा हो, या तो चालू खाते और पूंजी खाते दोनों में संतुलन हो, या तो चालू खाते में घाटा हो और ठीक उसके बराबर पूंजी खाते में उतना अतिरेक हो, अथवा चालू खाते में जो अतिरेक हो और ठीक उसी राशि के बराबर पूंजी खाते में घाटा हो। और इस प्रकार से एक के घाटे को दूसरे के अतिरेक से हम ऑफसेट कर दें, बराबर कर दें, और तब दोनों खातों का जो संपूर्ण योग है वो संतुलित हो, अर्थात आय और व्यय या भुगतान और प्राप्ति दोनों का अंतर शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तो कहा जाएगा भुगतान संतुलन संतुलित है। और ये संतुलन रियल सेंस में होगा, वास्तविक रूप में।
ऐसा अगर हो तो कहा जाएगा रियल सेंस में इक्विलिब्रियम है, और अगर नहीं है तो कहा जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिसइक्विलिब्रियम है। और यदि दोनों खातों का योग जो है सम्मिलित योग घाटे में है तो कहा जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में वास्तव में घाटा है, और अगर ये अतिरेक है तो कहा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अतिरेक में है। और अतिरेक और घाटे का अर्थ हम जानते हैं, अगर घाटे में है तो इसका मतलब है कि हमने विश्व के अन्य देशों से मंगाया ज़्यादा है, अर्थात हमें भुगतान ज़्यादा करना है और हमारी प्राप्तियाँ अपेक्षाकृत कम है उससे। और इस रूप में कहा जा सकता है कि देश के ऊपर एक तरह का भार होगा क्योंकि भुगतान ज़्यादा करना है और प्राप्तियाँ कम होंगी, तो ये घाटे की स्थिति होगी। और इसी रूप में अतिरेक की स्थिति हो सकती है जिसमें हमारे भुगतान कम होंगे और प्राप्तियाँ अधिक होंगी। अब यहाँ जो एक और चीज़ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर रियल सेंस में ये बैलेंस है तो दूसरा प्रश्न फिर उठता है, क्या सभी देशों के साथ हमारे भुगतान संतुलन ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम में होंगे? सैद्धांतिक तौर पर अगर ऐसा संभव हो जाए और होना चाहिए तब तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये ऑप्टिमम स्थिति हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। और कुछ देशों से हमारे भुगतान संतुलन अतिरेक में हो सकते हैं, कुछ देशों से हमारे भुगतान संतुलन घाटे में हो सकते हैं, लेकिन जब सब का मिला के देखते हैं वैसी स्थिति में भी अगर ये संतुलन में आ जाए तो हम इसे कहेंगे कि भुगतान संतुलन जो है वो संतुलन में है, और इसको कहा जाता है ये बेसिक इक्विलिब्रियम है, आधारभूत संतुलन है, ये वास्तविक संतुलन है। और वास्तव में यही संतुलन जो है आर्थिक दृष्टि से और अर्थव्यवस्था या नागरिकों के कल्याण की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति माना जा सकता है। लेकिन भुगतान संतुलन में सामान्य तौर पर स्वतः संतुलन स्थापित नहीं होता, अर्थात ये जो हमारे ऑटोनोमस आइटम्स हैं इनमें इस तरह का अब ऐसा नहीं हो पाता कि उन कुल लेन देन बराबर हो जाए, अर्थात प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष या क्रेडिट और डेबिट दोनों पक्ष बराबर हो। वैसी स्थिति में कहा जाएगा कि जो बेसिक इक्विलिब्रियम है भुगतान संतुलन की वो संतुलन में नहीं है, अर्थात भुगतान संतुलन में डिसइक्विलिब्रियम है बेसिक सेंस में। अब हम आपको ले चलते हैं कि भुगतान संतुलन जो वास्तविक रूप में जो लिखा जाता है, जो लेखे की दृष्टि से होता है, उसका क्या अर्थ होता है। तो लेखे की दृष्टि से भुगतान संतुलन क्या होता है, उस दृष्टि से अब हमको जो एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं और जिनको हम कहते हैं इक्विलिब्रेटिंग आइटम्स हैं, अर्थात एक ऐसे आइटम हैं जो स्वतः नहीं होते बल्कि इन लेन देनों को हम इसलिए करते हैं ताकि भुगतान संतुलन में जो असंतुलन है, घाटे या अतिरेक की स्थिति है, वो समाप्त हो। और अगर घाटे की स्थिति है तो इसका मतलब है कि कुछ लेन देन हमको ऐसे करने होंगे जिससे हमारी प्राप्तियां बढ़ जाएं और घाटा कम हो जाए, या उतना बढ़ जाए जिससे पूरा घाटा खत्म हो जाए। और अगर अतिरेक की स्थिति है तो हम कुछ इस तरह से करें कि ये अतिरेक समाप्त हो जाए। तो सामान्य तौर पर जो चिंता का विषय होता है किसी देश के लिए वो घाटे की स्थिति होती है, और इस नाते ज़्यादा जोर हमारा इस पर होता है कि घाटे की स्थितियां न रहें, और यदि ये घाटे की स्थितियां हैं तो इन्हें दूर किया जाए। और जो परंपरा है लेखा की, इसीलिए हम कह रहे हैं ये अकाउंटिंग सेंस में जो परंपरा है वो ये है कि किसी देश के भुगतान संतुलन को
लेखे की दृष्टि से या ऑन रिकॉर्ड जो लिखा जाता है वो सदैव संतुलित होता है, अर्थात प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष दोनों बराबर होते हैं और दोनों चालू खातों और पूंजी खातों का जो सम्मिलित योग होता है आय और व्यय का या भुगतान और प्राप्तियों का, वो बराबर होता है और इसलिए भुगतान संतुलन लेखे की दृष्टि से सदैव संतुलित होता है। अब सवाल ये उठता है कि संतुलित कैसे होता है? तो संतुलित करने के लिए कुछ हमको ऐसे लेन देन करने पड़ते हैं जो इसी संतुलन को करने के लिए किए जाते हैं, अर्थात घाटे को और अतिरेक को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। और घाटे के अतिरेक को समाप्त करने का सीधा अर्थ हुआ कि अगर भुगतान संतुलन में घाटा है तो जितना घाटा है उतनी विदेशी मुद्रा हमको कहीं से मिल जाए और तो घाटा खत्म हो जाएगा, और अतिरेक है तो इतनी मुद्रा जो हमारी भुगतान के रूप में कहीं व्यय हो जाए। तो सामान्य तौर पर ये होगा कैसे? तो जो सरल तरीका है जो हम बता रहे हैं आपको कि ये मुद्रा कहीं से हमको मिल जाए, अगर घाटे की स्थिति है तो जितना घाटा है उतनी विदेशी मुद्रा हमको मिल जाए ताकि हम इस घाटे को पूरा करें। तो ये विदेशी मुद्रा मिलेगी कहाँ से? और ये विदेशी मुद्रा जो है, जो संतुलन हमें स्थापित करना है, ये एक तरह से सरकारी प्रयासों से मिलेगी या सरकारी हस्तक्षेप से मिलेगी। और जो इस रूप में आप कह सकते हैं कि क्रियाकलाप या लेन देन होते हैं, वे एक आय के स्रोत होते हैं, हो सकते हैं, या व्यय या भुगतान के स्रोत हो सकते हैं जहाँ से ये संभव है। और इसको कहा जाता है कि प्रत्येक देश के पास केंद्रीय बैंक के पास उसके, और इसी प्रकार से विश्व स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसमें विश्व की समस्त मुद्राएं रखी होती हैं, एक तरह से वो बैंक के रूप में कार्य करता है। तो और देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, उस केंद्रीय बैंक के पास भी विदेशी मुद्राओं के भंडार होते हैं, सुरक्षित रखे हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व होते हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्राएं या पूंजी के रूप में विदेशी कुछ भी हो, बॉन्ड, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की कुछ भी हो उनके पास। इसी तरह से केंद्रीय बैंक के पास सोने के भंडार भी आरक्षित होते हैं और सोने के को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आदान प्रदान के साधन के रूप में उसे सारे देश स्वीकार करते हैं। तो इनकी इसी कार्य के लिए इन देशों के पास, इन केंद्रीय बैंक के पास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के पास मुद्राओं का भंडार होता है। विश्व की समस्त मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के पास होती हैं और केंद्रीय बैंक भी देश का अपने पास विदेशी मुद्राओं का भंडार रखता है, सोने का भंडार रखता है। तो इस भंडार में से दो काम हो सकता है कि जब घाटा हो तो इन रिजर्व में से निकाल करके और घाटे को पूरा कर दिया। तो सामान्य तौर पर जो विदेशी मुद्राओं के भंडार होते हैं उसमें से हम विदेशी मुद्राएं निकाल करके और घाटे को पूरा करते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से के जो रिजर्व हैं और जिस रूप में वहाँ से हमको मिल पाता है धनराशि, विदेशी मुद्राएं, वो हम प्राप्त करते हैं और ये घाटा पूरा होता है। और जब अतिरेक होता है तो इन्हीं अतिरेक होने का मतलब कि हमारे पास विदेशी मुद्रा अतिरिक्त आ गई, ज़्यादा आ गई, जितना हमको विदेशों को देना है उससे ज़्यादा है, तो हम फिर उन मुद्राओं को इन्हीं भंडारों में जमा कर देते हैं। सामान्य तौर पर केंद्रीय बैंक के पास जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, एक्सचेंज रिजर्व्स, उसमें वो जमा कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोनों देशों के भुगतान संतुलन के आय और व्यय पक्ष को बराबर कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं इन्हीं का हम उपयोग करते हैं और इस रिजर्व्स में ये इतनी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। गोल्ड होता है, स्वर्ण, जो केंद्रीय बैंक के पास भंडार के रूप में रखा होगा। ये होता है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन,
जब आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों की पूंजी वहाँ पर रखी होती है सोने के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में और उनके अपने देश की मुद्रा के रूप में। तो जो भी वहाँ पर पूंजी संचित है उसका एक अंश, मान लीजिए 25%, किसी संकटकालीन स्थिति में हम निकाल सकते हैं और उसके लिए किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसको कहते हैं रिजर्व ट्रेंच। इसका मतलब है कि अगर हमारे भुगतान संतुलन में घाटा है तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक वो अपने ट्रेंच में जितना निकाले हैं पहले से तो कुछ बचा हुआ होगा, और अगर कुछ नहीं निकाले हैं तो 25% पूरा ये मुद्रा हम निकाल करके और उन भुगतान कर सकते हैं जो हमें घाटे हुए हैं उसके लिए। दूसरा है स्पेशल ग्रामीण राइट्स। ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ही एक पूंजी या एक मुद्रा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जब उसको आप अलग से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो इकाई को SDRs के रूप में ही सारी इकाइयाँ कैलकुलेट की जाती हैं, और ये अकाउंट की मुद्रा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और जितनी पूंजी वहाँ पर लोग सदस्य देशों की है उसके द्वारा अतिरिक्त जो है, जिस प्रकार से हम साख का सृजन बैंक करते हैं उसी तरह से समस्त देशों की सहमत से SDR के सृजन हुए हैं, और इस SDR सृजन सबके खाते हैं, सबके खातों में SDR जमा वहाँ होते हैं, और जब हम SDR के माध्यम से लेन देन करते हैं तो जितना SDR हम अपने खाते से निकालते, मान लीजिए कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है अमेरिका से प्रतिकूल है, अमेरिका को हमें भुगतान करना है, तो अपने खाते से हमें SDR निकालेंगे और उतना SDR अमेरिका के खाते में जमा हो जाएगा, और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से ये लेन देन SDR के माध्यम से हो जाएंगे। तो जिस देश को भुगतान करना है उसके खाते में घट जाएगा उतना SDR, जिस देश को भुगतान होना है उसके खाते में उतना बढ़ जाएगा। तो ये SDR के माध्यम से, अर्थात SDR का जो कोष रिजर्व है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, उसमें कमी बेशी करके कभी हम करते हैं घाटे को पूरा करने के लिए, और वृद्धि तब करते हैं जब हमारे पास अतिरिक्त विदेशी मुद्रा है तो हम SDR खाते में, या SDR हैं तो उस खाते में हम जमा करते हैं। और नीचे चौथा जो है फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, और सामान्य तौर पर ये देश के केंद्रीय बैंक के पास होते हैं विदेशी मुद्राओं के भंडार, और इनमें से हम पहले बता चुके हैं एक मुद्रा निकाल करके हम घाटे को पूरा कर देते हैं, और ये मुद्रा अतिरिक्त आ जाती है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अतिरेक में है, तो हम फिर उस मुद्रा को इसी खाते में जमा कर देते हैं, और इस प्रकार से भुगतान संतुलन का में जो घाटा होता है वो ये फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनमें कमी या वृद्धि करके हम उसे समाप्त कर देते हैं। तो वास्तव में जो घाटा हुआ है, जो अतिरेक हुआ है, वो वास्तविक रूप में तो समाप्त नहीं होता, लेकिन लेखे में हम इसको इस रिजर्व निधियों में परिवर्तन के माध्यम से उसे जो है समाप्त करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इक्विलिब्रेटिंग आइटम्स हैं, जिनको हम एकोमोडेटिंग आइटम्स या जिन पर जो हम लेन देन करते हैं उसको एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं, इनके माध्यम से, इनमें परिवर्तन के माध्यम से हम घाटे और अतिरेक को समाप्त करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को सदैव बैलेंस में बनाए रखते हैं। इसलिए जो लेखे का भुगतान संतुलन होता है, अकाउंटिंग जो कागज पर लिखा जाता है, वो सदैव संतुलन में होता है। और कह रहे हैं बार बार कि इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वास्तव में या आधारभूत रूप में संतुलन में है। आधारभूत रूप में असंतुलन रहेगा या रहता है, उस समय भी भुगतान संतुलन लेखे की दृष्टि से सदैव संतुलन में होगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में असंतुलन का क्या अर्थ है, तो अगर आप संतुलन का अर्थ जान जाए तो असंतुलन का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाए।
देखिए, भुगतान संतुलन में आप इसके पहले एक और वीडियो, दो और वीडियो भुगतान संतुलन पर बनाया हुआ हमने, जिसमें एक में भुगतान संतुलन की सारी मदें हमने प्रदर्शित की हैं और जो पारंपरिक तौर पर पहले है जिस तरह से भुगतान संतुलन का हम मदों का वर्गीकरण करते थे और वो वर्गीकरण कुछ इसी तरह का है जैसा बोर्ड पर है। और उस वीडियो को आप इसके पहले अब 3 वीडियो पढ़े हुए हैं मेरे भुगतान संतुलन पर, उसे आप पढ़ लेंगे। एक नया वर्गीकरण है जो इस समय विश्व स्तर पर लागू है, जो जिसको कहा जाता है कि IMF का मैनुअल 6। ये जो मैनुअल 6 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के आइटम हैं, उनके माध्यम से इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम को समझना थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि वो मदें जो हैं इस प्रकार से उसमें बटी हैं कि सारी चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती जितनी आसानी से ये मैनुअल 5 का है। मैनुअल 5 के आधार पर जो आंकड़े हैं, तो हमारा जो भारत में दोनों आधार पर आंकड़े वर्गीकृत हैं, मैनुअल 5 के आधार पर भी, मैनुअल 6 के आधार पर भी, और ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी बुलेटिन्स में या फिर सरलता इकोनॉमिक सर्वे में सब जगह आपको उपलब्ध हैं, वहाँ से इन आंकड़ों को देख सकते हैं। तो हमने मैनुअल 5 का जो के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको यहाँ लिया है, उसके माध्यम से इस बैलेंस को दिखाने का प्रयास किया। हाल के इधर के वर्षों में इन विधियों का प्रयोग हम बहुत कम कर रहे हैं अपने घाटे या अतिरेक को ख़त्म करने के लिए। सोने का हम वहाँ से निकासी या जमा नहीं कर रहे हैं इस रूप में, न तो हम रिजर्व ट्रेंच से इस घाटे अतिरेक को पूरा कर रहे हैं और स्पेशल ड्रामिंग राइट्स का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर जो इक्विलिब्रेटिंग हमारे आइटम्स हैं, उनमें से इस चौथी विधि का प्रयोग होता है कि जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटे में होते हैं वास्तव में, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए हम फॉरेन करेंसी को निकालते हैं, विड्रा करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या केंद्रीय बैंक से अपने देश के। और जब हमारे अतिरेक में होते हैं, तो जितना अतिरेक होता है उतनी मुद्रा को हम, फॉरेन करेंसी को हम अपने इसी रिजर्व निधि में, आरक्षित निधि में जमा करके उसको बैलेंस करते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग फैक्टर्स है, इसके माध्यम से जो पूंजी का आवागमन होता है, इसको हम कहते हैं ये शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स। और ये शॉर्ट टर्म जो कैपिटल मूवमेंट हैं, ये ऑटोनोमस नहीं हैं, अपने आप ये नहीं होते, ये सरकारी हस्तक्षेप द्वारा होते हैं। अर्थात सरकारें भुगतान संतुलन में होने वाले असंतुलन को दूर करने के लिए इनका उपयोग करती है। तो ये एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये गवर्नमेंट को इंटरवेंशन को भुगतान संतुलन में प्रदर्शित करते हैं, और जिनके माध्यम से सरकारें जो हैं वो जो वास्तविक भुगतान संतुलन जो डिसइक्विलिब्रियम में है, उसे इक्विलिब्रियम में लाने का प्रयास करते हैं या लेखे पर इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं इक्विलिब्रेटिंग कैपिटल या मूवमेंट्स, या ये संतुलनकारी या समंजक हैं, एकोमोडेटिंग हैं, जो आय और व्यय या भुगतान और प्राप्तियों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। और ये अल्पकालीन होते हैं, मतलब 1 साल के लिए होते हैं कि 1 साल में जो भुगतान के संतुलन में घाटा अतिरेक है उसको हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स हैं वो ऑटोनोमस होते हैं और वो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत होते हैं। और वो कैपिटल अकाउंट में आप देख चुके हैं पहले, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में आते हों, जाते हों दूसरे देशों में, अगर हम करते हैं तो वो आउटफ्लो होगा, या इसी तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। ये ऑटोनोमस होते हैं, लाभ कमाने के दृष्टि से किए जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये
शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट्स पूंजी के नहीं होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। और इसी दृष्टि से जो उधार लिए और दिए जाते हैं लोन्स, वो भी दीर्घकालिक होते हैं, पूंजी के इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रदर्शित करते हैं, और वो भी ऑटोनोमस होते हैं, क्योंकि उधार लेना और उधार देना दोनों पक्ष अपने अपने लाभों को, उद्देश्यों को अधिकतम करने के कारण या दृष्टि से लेते हैं, इसलिए ये लेन देन भी स्वायत्त होते हैं। तो इस तरह का जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो कहा जाएगा ये मूलभूत या आधारभूत या बेसिक लेन देन है, और ये बेसिक लेन देन जो हैं यही बेसिक इक्विलिब्रियम को निर्धारित करते हैं। तो अगर स्वायत्त लेन देनों में अगर बराबरी नहीं है भुगतान और प्राप्तियों में, तो कहा जाएगा कि बेसिक जो डिसइक्विलिब्रियम है भुगतान संतुलन में, आधारभूत असंतुलन है, अतिरेक है या घाटा है। और अगर संतुलन है जिस किसी भी रूप में हो, चाहे दोनों अकाउंट्स में कैपिटल और करंट में अलग अलग संतुलन हो, चाहे एक के असंतुलन को दूसरे के असंतुलन से, अर्थात एक के घाटे को दूसरे के अतिरेक से और दूसरे के अतिरेक को एक के घाटे के समायोजित या बराबर कर दिया जाता हो जाए अपने आप, तो कहा जाएगा ये बेसिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहा जाएगा डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति है। और जो भुगतान संतुलन पर लेखे की दृष्टि से दिखाया जाएगा वो सदैव संतुलित दिखाया जाएगा, और ये जो संतुलन है वो उन संतुलनकारी लेन देनों के माध्यम से जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं उनके माध्यम से किया जाएगा, और ये एक तरह से सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर जो हम एक भाषा में कह सकते हैं कि जब हमें स्पेशल ग्रामीण राइट्स के रूप में या जब हम रिजर्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार ये पैसे निकालेंगे तो ये ऋण के रूप में हम इसको देखेंगे, लेकिन वास्तव में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स हैं, और ये भुगतान संतुलन के घाटे या अतिरेक को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो अब हम अगर इक्विलिब्रियम को देखें तो हम कह सकते हैं, एक हमें थोड़ा सा लगा कि ये एक परिभाषा अगर इस तरह से जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये कंट्री इज सेड टू बी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। किसी देश की इकोनॉमी या किसी देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा, या कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, व्हेन द सम ऑफ इट्स करेंट अकाउंट एंड इट्स नॉन रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट, सम ऑफ द करेंट अकाउंट एंड इट्स नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट। ये जो देखिए ये रिजर्व अकाउंट हैं, इनके लेन देनों को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, अर्थात जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में नॉन कैपिटल या नॉन जो है रिजर्व कैपिटल अकाउंट्स हैं, मतलब जो रिजर्व कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको छोड़ देंगे, और इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट हैं उन्हीं को केवल देखेंगे। अर्थात ये जो स्वायत्त लेन देन जो रिजर्व के माध्यम से हम करते हैं ये इनको नहीं देखेंगे। तो अगर इनको छोड़ के जो बचता है जिसको हम कहते हैं स्वायत्त लेन देन है, उनमें अगर बैलेंस है, दोनों का बैलेंस अगर जीरो है, देखिए लिखा है ये कंट्री सेड टू बी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम व्हेन द सम ऑफ इट्स करेंट अकाउंट एंड इट्स नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो हिस्से हैं, एक रिजर्व अकाउंट है, एक नॉन रिजर्व अकाउंट है। रिजर्व अकाउंट वो है जो स्वायत्त लेन देन का से संबंधित पूरा टोटल है, और जो शेष बनता है इक्विलिब्रेटिंग या समंजस या संतुलनकारी, और जिसको हम कहते हैं ये रिजर्व है। तो रिजर्व को हटा दें, जो नॉन रिजर्व बनता है वो ले लें, और कैपिटल अकाउंट का और करेंट अकाउंट का ले लें, और अगर दोनों का टोटल में भुगतान और जो है प्राप्ति पक्ष बराबर हो जाए, अर्थात दोनों का अंतर जीरो हो जाए, तो कहा जाएगा कि भुगतान संतुलन जो है वो बेसिक रूप से संतुलन की स्थिति में है। तो अब हमने
इस संतुलन को समझाने के लिए भारत के भुगतान संतुलन के 2 वर्षों को लिया है। बोर्ड पर जानबूझ के हमने लिखा हुआ है ताकि आप इससे देखें और इसको समझ सकें, और मैं इससे अलग हटूँगा और ये आपको दिखाई पड़ेगा बोर्ड पर बराबर। और इस रूप में हम 2 वर्ष हमने लिए हैं। भारत का ये भुगतान संतुलन है। 2018-19 का एक वर्ष है, 2019-20 का एक वर्ष है, और इनकी मदों को देखिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 मदों में इसमें बांटा गया है। इस वर्गीकरण में इस चीज़ को समझाना थोड़ा आसान है इसलिए। और जब हम आप देखेंगे इन मदों को, समय अभाव है इस नाते मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो देखिए ये ट्रेड बैलेंस है, करंट अकाउंट का घाटा है ट्रेड बैलेंस में, इंडिविजुअल्स ये हैं, दोनों को मिला के ये घाटा है। और जब कैपिटल अकाउंट लेते हैं तो ये सारी मदें जो हैं ये ऑटोनोमस वाली हैं, और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये लोन्स हैं, ये हैं, या अदर कैपिटल है, और ये एरर्स एंड ऑमिशंस हैं, और ये कुल मिला के जो इनका योग आता है वो इतना घाटा हो जाता है। मतलब पूंजी खाते और दोनों खातों को जोड़ते हैं तो जो घाटा आता है वो 20,4 है, अर्थात ये इतना घाटा हुआ 20,204 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में घाटा है। और अगर ये घाटा है तो इस घाटे को पूरा करने के लिए हमको कहीं से मुद्रा लानी होगी, तो ये मुद्रा हम कहाँ से लाएंगे? या तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इन मदों से लाएंगे, वहाँ से लिया नहीं है। कहाँ से लिया है? केंद्रीय बैंक में जो हमारा रिजर्व है, ये रिजर्व है, इस रिजर्व में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अगर इसमें से डिक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे इसमें इतना पैसा और आएगा, तो इस घाटे को पूरा करना है तो ये धनात्मक राशि होगी। तो इतना पैसा रिजर्व खाते से निकाला गया 20,4 और इतना घाटा था, इस नाते दोनों संतुलन बराबर हो गया और भुगतान संतुलन बैलेंस हो गया। अब इसके अगले साल हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अतिरेक हो गया, और जब अतिरेक होगा तो जितना अतिरेक होगा इसको ले जाके रिजर्व खाते में जमा करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस बराबर होगा। देखिए इसमें जमा किया गया है, इनको अगर देखें, और हमने संक्षेप में मदों को छोटा करके लिखा है यहाँ पर। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ है, ट्रेड बैलेंस और इंडिविजुअल की ये बैलेंस देखिए घाटा है ट्रेड करंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट के मदे ये हैं, और कैपिटल अकाउंट का टोटल यहाँ लिखा हुआ है, और ये कैपिटल अकाउंट का टोटल देखिए ये धनात्मक है 59, 56, 34, पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ समय अभाव कारण, और ये करोड़ रुपए में है ये बैलेंस। तो और जब दोनों के इसके बैलेंस और इसके बैलेंस को ये घाटे में है, अतिरेक में है, और जब दोनों को घटा के देखते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कुल जो है इतना अतिरेक आ जाता है। ये देखिए पूंजी कैपिटल खाते में बहुत ज़्यादा पैसा आया है और इसमें घाटा हुआ है, और घाटे को निकालने के बाद भी इतना पैसे शेष बनते हैं। अब ये पैसा जो है सरप्लस हो गया, तो इस सरप्लस पैसे को हमको रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ेगा, तब जाके आय व्यय बराबर होंगे, और इस नाते इतने पैसे को इस